बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो आवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम लोग उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर आफिस से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे, दिन का आगाज़ भरपूर अंदाज में यकीनन मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे सियासी सूरत हाल से। कल इतवार के रोज़ भी हमने देखा कि शहर इक़्तिदार में खासी गहमा गहमी रही और छुट्टी का दिन होने के बावजूद हमने देखा कि जो हमारे सियासी रहनुमा हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो अरकान हैं, जो रहनुमा हैं, उनको छुट्टी नहीं हुई और खासा जो गहमा गहमी का एक माहौल था शहर इक़्तिदार में वो दिखने में रहा। और कल लगभग पूरा दिन ही जितने भी मीडिया चैनल्स हैं उनकी जानिब से भी मुसलसल सारी सिचुएशन जो है वो रिपोर्ट करते रहे वो लोग भी। सिचुएशन कुछ इस तरह से है जी कि हुकूमती जमात इत्तेहादियों समेत मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट का पैकेज है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि जी 22 मुजवज़ा तरामीम हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में की जानी हैं, जो दरकार हैं उनमें मुतादिद हैं, डिटेल वाइज उनका भी जिक्र करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो सिचुएशन इंटरेस्टिंग है वो ये है कि हुकूमती जो नंबर है वो दरकार है, यानी कि 2/3 अक्सरियत लोअर हाउस में भी चाहिए, अपर हाउस में भी, यानी कि सेनेट में और पार्लियामेंट दोनों में, कौमी असम्बली में यानी कि 2/3 अक्सरियत चाहिए। तो इस वक्त 224 जो अरकान हैं वो रिक्वायर्ड हैं, लेकिन अगर JUIFA मौलाना फजलुर रहमान को मिलाया जाता है हुकूमत की जानिब से शायद मानो तो वो 221 बनती है लोअर हाउस में, फिर भी 224 तक बात नहीं 224 तक नहीं, फिर वो 3 जो है वो आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल होगी। जो कल हमने देखा भी कि दिन भर कोशिशें की जाती रहीं कि किसी तरह से ये नंबर पूरे कर लिए जाएँ और सेनेट में जो नंबर रिक्वायर्ड है वो 64 का है, 64 का, और वहाँ पर भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को जो है उनकी हिमायत हासिल कर ली। और JUIFA के जो सीनियर रहनुमा अब्दुल गफूर हैदर साहब, उन्होंने मीडिया टॉक किया और उन्होंने कहा तब तक हम इस पर अपनी राय नहीं दे सकते, इस पर हम वोट कैसे देंगे जब तक मुजव्वज़ा मुकम्मल तौर पर हमारे सामने नहीं आएगा। तो सवाल उनकी जानिब से ये उठाया गया है कि मुजव्वज़ा मुकम्मल तौर पर सामने आए उसके बाद हम आपके हक़ में वोट देंगे या फिर बिल को मुस्तरद करवाएंगे। तो इसी पर बात करते हैं। दो मोअज़्ज़ज़ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब और आईनी और कानूनी माहिर हैं जस्टिस नासिरा साहिबा। तो सबसे पहले राना साहब आपकी जानिब आऊँगी। हुकूमत ही दावा कर रही है कि इस आईनी तरामीम से अदलिया आज़ाद और पार्लियामेंट जो है ना मजबूत होगी। अगर ऐसा ही है तो तरामीमी बिल का जो मुसव्वदा है उसको खुफिया क्यों रखा जा रहा है? देखें, अब मुजव्वदा मुसव्वदा जो है वो हतमी शक्ल में JUI ने मांगा है। इन टोटो आप बात कर लें कि जी ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, इस पे एतराज़ है, इस पे एतराज़ नहीं है, ये मुसलसल बात हो रही है। नॉन पेपर्स भी एक्सचेंज हो रहे हैं। जो वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमने मुसव्वदा उनके हवाले किया है जी। तो उसके जवाब में गफूर हैदरी साहब ने कहा कि मुकम्मल हमें आप मुसव्वदा दें ताकि हम पढ़ के और उसके ऊपर अपनी राय कायम कर सकें। अच्छा, गवर्नमेंट क्यों चाह रही है? मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आराएं हैं कि जी जो सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन का कानून है उसको आईनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया जाए ताकि कल को कोई आके उसे बदल ना सके। फिर उसके अंदर है कि जो आईनी कोर्ट बननी है उसकी मुद्दत जज साहिबान की और चीफ जस्टिस की उम्र होगी 68 साल की। कुछ चीज़ें आज़ादी इजहार के ऊपर हैं, कुछ आर्मी एक्ट के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है ताकि वो भी, आर्मी एक्ट से मुराद मेरी फौजी अदालतों की तरफ है, क्योंकि हम आर्मी एक्ट की में ही एक्सटेंशन की बात भी कर रहे हैं जो सर्विसेज चीफ्स के हवाले से तमाम जो मुसल्लह अफवाज के कवानीन है उनमें हो चुकी है। अब इशू ये है कि बहुत सारी चीज़ों पे जब तक कैबिनेट अप्रूव नहीं करती एक वो कानूनी मसवदा तो बनता नहीं, मुजव्वज़ा ही रहेगा कि बिल जो है वो पहले कैबिनेट पास करती है तो फिर उसको असेंबली में भी लाया जाता है। सरकारी बिल तो इस तरह ही आता है और वो तमाम मेंबर्स के हवाले वैसे ही होना है जी। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से तेजी थी, तैयारी थी, वो सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की बुनियाद पे रुक गया है कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो PTI को साथ लेके चलना चाहते हैं। एक अरसे से PTI और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान लड़ाई जारी थी और जिस किस्म की गुफ्तगू मौलाना फजलुर रहमान की ज़ात पे, उनकी पार्टी के हवाले से, इमरान खान से लेकर उनकी पार्टी के हर बंदे ने की, तो मौलाना फजलुर रहमान 8 फरवरी के बाद से उनको जिस तरीके से गले लगाते हैं नमाज में, उनके वो मुक्तदी हो जाते हैं PTI वाले, ये इक़्तिदा में होते हैं, तो वो चाह रहे हैं कि अगर ये सलूक शुरू हुआ है तो उसको एकदम बीच में छोड़ा ना जाए, बल्कि कोशिश की जाए। और इसीलिए जो पार्लिमानी कमेटी है जो 20 रुकनी थी वो 33 होगी कि उसमें सेनेटर 13 आ गए और उसमें भी दोनों ऐवानों की हर पार्टी मौजूद है। जैसे एमल वली खान कौमी असम्बली में नहीं है, उनकी ANP वो सेनेट में मौजूद है, तो इस लिहाज से वो लोग भी रात को इस कमेटी के इजलास में शरीक हुए। ठीक है राना साहब, कानूनी राय भी ले लेते हैं। जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। नासिरा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
आप क्या कहेंगी ये सारी सिचुएशन, यकीनन आप भी टेलीविजन पर देख रही होंगी जिस तरह से ये अनफोल्ड हो रही है सारी सिचुएशन, कि 22 जो तरामीम है उससे मुतल्लिक एक पैकेज जो है अमेंडमेंट्स का वो हुकूमत लेकर आना चाह रही है, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? अच्छा जी, नासिरा साहिबा से राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। राना साहब, आप ये कहिएगा कि आपको क्या लगता है कल दिन भर जिस तरह से गहमा गहमी रही है शहर इक़्तिदार में, आज ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होता देखते हैं आप? देखिए, जर्नलिस्टों की तो छुट्टी होती नहीं, लेकिन जिनकी थी भी सही वो भी सारे ड्यूटियों पे हफ्ता और इतवार मौजूद रहे हैं जी। रात गए तक सभी लोग, क्योंकि जाहिर है पल पल की खबर लेनी भी है और नाजरीन तक भी पहुंचानी है, तो मीडिया का तो काम ही यही है जी। और उसके ऊपर हर तरह के लोग जो हर मीडियम पे मौजूद हैं वो पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे। कल इतवार रात गए तक फुल गहमा गहमी रही और मौलाना फजलुर रहमान मरकज़े निगाह थे, चाहे उनका घर हो या जब वो पार्लियामेंट हाउस में आ गए, क्योंकि गवर्नमेंट भी वहीं हाजिर हो रही है, अपोजिशन भी वहीं हाजिर हो रही है। चाहे वो 222 अरकान की बात हो और उसमें 2 लोगों को शामिल करना हो, तो वो पहले 8 अरकान कौमी असम्बली चाहिए जी। और 5 अरकान सेनेट सेनेट चाहिए जो JUI के हैं, जी। क्योंकि ये होते हैं तो फिर आपको सिर्फ 2 आज़ाद अरकान चाहिए। और हम जब से ये सुप्रीम कोर्ट ने जुम्मे वाले दिन या हफ्ते वाले दिन, सॉरी छुट्टी वाले दिन उन्होंने जारी किया फैसला, तो हम उसी वक्त कह रहे थे कि ये 8 अरकान हैं, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर को निकाल के फिर भी 6 बनते हैं जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में नहीं आते। आमिर साहब, माजरत आपकी जानिब दोबारा आते हैं। जस्टिस नासिरा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया मैम, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप देख रहे हैं कि मंजर यहाँ पर आने वाले तरमीमी बिल जो है ये अदलिया की मजबूती के लिए कितना मौसर है, क्या समझती हैं? क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो यही दावा किया जा रहा है कि इससे अदलिया मजबूत होगी, पार्लियामेंट मजबूत होगी, या फिर हुकूमत इस तरमीमी बिल के जरिए अदलिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है? समझती कि अदलिया को कंट्रोल किया जा सकता है। अदलिया तो है ही आज़ाद, और अगर उनको मौका मिले और वो अपने फैसले खुद कर सकें तो यकीनन आज़ाद फैसले करेंगे, और ये अब मौका है कि आज़ाद फैसले उन्होंने करने हैं इंशाल्लाह। जस्टिस साहिबा, ये कहिएगा कि ज़राए का ये बताना है अब तक, चूंकि ये मुसवदा सामने नहीं आया है क्लैरिटी के साथ, लिहाजा अभी उस तरह से तो नहीं बात की जा सकती, लेकिन अब तक की जो इतलात हैं, ज़राए का ये बताना है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो तकर्रुर है वो 5 सीनियर तरीन जजेस के पैनल के थ्रू किया जाएगा। तो हुकूमत जो है वो चीफ जस्टिस की तैनाती में सीनियोरिटी का जो मामला है वो ख़त्म करना चाहती है। इससे क्या हो सकता है आपको लगता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तो कभी सीनियोरिटी का मसला था ही नहीं। सीनियोरिटी का मसला था हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, तो अब तो वो भी मसला नहीं रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का तो मसला बनना ही नहीं चाहिए। वो तो जो बेस्ट होगा उनमें से उसी को बनाएंगे। ठीक है जस्टिस साहिबा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से आईनी तरामीम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर दिफा का ये जो मौक़िफ़ है, क्या समझती हैं, कितना दुरुस्त है? तो उनको दुरुस्त लगता है तो मैं कौन होती हूँ कहने वाली कि दुरुस्त नहीं है, फिर दुरुस्त ही होगा इंशाल्लाह। नहीं, कानूनी तौर पर आप क्या समझती हैं सारी सूरत हाल में? मैं समझती हूँ दुरुस्त है इनका फैसला, और होना भी चाहिए, और वो वज़ीर दिफा भी है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जस्टिस साहिबा, एक सवाल मेरी तरफ से, और वो ये कि जो इस बिल की टाइमिंग है उसके ऊपर सवालात उठाए जा रहे हैं अपोजिशन की जानिब से, बिलखसूस PTI की जब हम बात करते हैं, और जिस तरह बानी चेयरमैन की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी जानिब से जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, अगर यकीनन आपकी नज़रों से वो भी गुजरे होंगे, तो वो तो कह रहे हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत ये सारी आईनी तरामीम की जा रही हैं। अगर सोचे समझे मंसूबे के तहत भी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो शामिल है ना इनमें, तो अगर शामिल है तो ठीक है, फिर होनी चाहिए। ठीक है मैम, बहुत शुक्रिया, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। राना साहब, आपकी जानिब आएंगे। राना साहब, मेरा सवाल यही है जो मैंने नासिरा साहिबा से पूछा था, जैसे बानी PTI के जो ट्वीट्स आपने देखे होंगे हालिया दिनों में, उनकी जानिब से जो कहा जा रहा है कि ये, और बिलखसूस जो इन अमेंडमेंट्स की टाइमिंग है उसके ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि ये एक रूटीन का मैटर है, ये जिस तरह से आईनी तरामीम की जा रही है, या वाकई कुछ मकासद हैं जो हासिल करना चाहती है हुकूमत और इत्तेहादी जमातें? देखें, ये सोचा समझा ही मंसूबा है ना, वो ठीक कह रहे हैं इमरान खान, उनको पता है कि उनके साथ क्या होने जा रही है, और वो क्यों कह रहे हैं कि अगर आप इस पे अमल करेंगे तो हम स्ट्रीट एजिटेशन शुरू करेंगे। उनके जहन में तो है कि जो वक्त 25 अक्टूबर के बाद बदलना है, और जो उन्होंने अपने तय ये जहन बना रखा है कि सारे इंसाफ जो मेरे लिए, हालांकि मेरे हिसाब में तो उनको
जितना इंसाफ पाकिस्तान की अदालतों ने दिया शायद ही किसी शख्स को मिला हो, कि जितना वो कहते हैं मेरे पे 200 से ज्यादा पर्चे हुए, सारों में जमानतें होती चली जा रही हैं, किसी को इस तरह का इंसाफ मिला है। लेकिन उनके ख्याल में यही है कि अब काजी साहब के बाद मुझे मिल जाएगा, और गवर्नमेंट जो प्लान कर रही है वो आईनी अदालत अलग से ले जाने पे, जिसपे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तो मिसाक जमहूरियत में इत्तफाक राय मौजूद था। सही। अब बहुत सारी चीजों पे हम बात कर रहे हैं कि जो पसे पर्दा हैं, और उसके ऊपर मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश ये है कि पीटीआई को किसी तरह से ऑन बोर्ड कर लें। वैसे ये जितना भी ऑन बोर्ड कर लें, एंड पे उन्होंने बाइकआउट ही करना है इस कमेटी का भी, और कौमी असम्बली में वो कहेंगे कि हम आपके खिलाफ वोट देते हैं, या वो बाइकआउट कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी 224 वोट पूरा करना और उन्हें गिनवाना और साबित करना है, और 64 वोट सेनेट में करना है। तो कोशिश जो वो यही हो रही है मौलाना फजलुर रहमान को, जो मैं अब तक समझाऊं, क्योंकि उनकी तरफ से टोटल इनकार नहीं हुआ हुकूमत को। वो चाह रहे हैं कि वसी तर कंसेंसस भी हो उसमें तमाम जमातों को, और उसका वक्त बन गया है कि पीटीआई जो कहती थी, कल भी उमर अयूब ने ट्वीट किया कि हमारा इस कमेटी में सवाए अराकीन की तौहीन के और जो पार्लियामेंट की तौहीन हुई कोई मकसद नहीं है। लेकिन आपने देखा कि वो तमाम तर गुफ्तगू खत्म हो गई है, और अब आ रही है आईनी तरमीम पे बात। खुद उमर अयूब सवाल कर रहे हैं, एक बात समझ नहीं आ रही, और वो ये कि ये जो मुसवदा है, जो आईनी तरामीम है, वो इतना सीक्रेटली जो है उन्हें क्यों मंजूर कराने की कोशिश की जा रही? सीक्रेटली इन द सेंस कि मुसवदा बिल्कुल सामने क्यों नहीं आया अभी तक, डिटेल्स उसके सामने क्यों नहीं आई? देखिए, जब हम बात करें तो वो यही थी कि काबीना जब तक उसे मंजूर ना कर दे, तो वो कानूनी तौर पे तो बिल भी नहीं बनता। अभी वो तजावीज हैं सारी की सारी, और बिल की सूरत में भी तजावीज ही कौमी असम्बली और सेनेट में आएंगी। गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो चीजें हमने जुबानी बताई हैं, कुछ नॉन पेपर्स की सूरत में आपको दी हैं, तो उस पर राय दीजिए। फजलुर रहमान साहब बात कर रहे हैं कि जो मैं स्टार्ट में कर रहा था कि पीटीआई और बाकी जमातें, अख्तर मैंगल साहब हैं जो कोई कौमी असम्बली में वजूद रखती हैं, कोई सेनेट में है, कोई दोनों में है, तो ये कमेटी इसीलिए फाल की गई है कि इस तरीके से एक मंजर बन रहा है कि जी तमाम पार्लियामेंट के अराकीन के जो लीडरशिप है पार्टियों की, उनको ऑन बोर्ड किया जा रहा है और उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो कल के दिन आप राणा साहब यही कह सकते हैं कि कल के दिन की विनर रही है पीटीआई, क्योंकि उनकी जानिब से तो ये कोशिश की जा रही थी कि कल ये मंजूर ना हो? नहीं, इसमें ना जो विनर है वो मौलाना फजलुर रहमान है, क्योंकि सब मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द घूम रहे थे। क्योंकि ये पीटीआई की तरफ से वोटिंग नहीं रुकी। गवर्नमेंट को अगर मौलाना फजलुर रहमान हाँ कर दे और फिर पीटीआई रुकवा ले, फिर आप कहें कि वो विनर है। वो तो मौलाना फजलुर रहमान के कंधे पे खेलना चाह रहे हैं कि किसी तरह उनको प्लीज करके अपने मंसूबे में कामयाबी हासिल की जाए और गवर्नमेंट को पीछे हटाया जाए। और गवर्नमेंट भी बड़ी खंदा पेशानी के साथ, जिस तरह पीटीआई मुसलसल जा रही है मौलाना फजलुर रहमान की इक्तदा में मुक्तदी बनने के लिए, उसी तरह गवर्नमेंट भी पहुंच रही है। और गवर्नमेंट के लोग तो कई दफा हो चुके हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ। तो चीफ जस्टिस दोनों तरफ से जी, चीफ जस्टिस की तौसी के हवाले से अफवाहें ज़ेर गर्दिश कर रही हैं, मगर हुकूमत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत नहीं बढ़ाई जा रही। अब ये मामला ख़त्म हो गया, फिर आप क्या समझते हैं? और फिर आईनी तरमीम की मंजूरी के बाद ये मामला सामने आएगा मजीद? नहीं, देखें, मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात पहले दिन कही थी कि हम किसी एक्सटेंशन पे या जजों की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने में साथ नहीं देंगे, गवर्नमेंट ने कह दिया हम वो नहीं कर रहे। ठीक। उसका हल ये निकाला गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट यानी आईनी अदालत बना दी जाए और उसमें जजों की उम्र 68 साल कर दी जाए। यानी काजी फायद साहब यकीनी तौर पे अगर ये कानून आइन बन जाता है तो चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के। और ये जो सुप्रीम कोर्ट सारा वक्त सियासत खेलती है, जिसमें काजी फायद साहब भी शामिल है, उसमें तमाम जजेस शामिल हैं, पिछले जितने जा चुके और आज जो बैठे हैं, कि हर आम आदमी का केस छोड़ के हर बड़ी सियासी जमात और हर कानूनी आईनी नुक्ते पे अदालतें सारे काम छोड़ के लगे हुए हैं। इसलिए हम टॉप से नीचे से ऊपर आए हुए हैं। टॉप में हम कहीं नहीं हैं, हम नीचे से टॉप पे हैं। दिफा ख्वाजा आसिफ वाली बात ही कर दी। उन्होंने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट को तो चाहिए कि फिर इलेक्शन कमीशन में बतौर सियासी जमात ही अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें। नहीं, देखें, आप उसकी बात कर रहे हैं। जब गवर्नमेंट गई थी इमरान खान की, तो फवाद चौधरी ने क्या कहा था केपी हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस वक्त वो पीटीआई के अंदर ही थे। उन्होंने कहा जी फौज और अदालतें दो सियासी जमातें हैं। तो अंदर से सारी सियासी जमातों को पता है कि वो किससे प्रेशर में रहते हैं और क्या होता है। इस दफा फौज और अदलिया एक नहीं रहे, जिसकी वजह से सारे मसाइल बन गए हैं कि मामला सेट नहीं हो रहे। अब गुफ्तगू हो रही है कि जी मामला को ठीक करना है। आपको पता है ये कोई आईनी काम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है, जिसकी बुनियाद पे साकिब निसार साहब ने लॉबिंग की और इस तरह से जूनियर जजों को मुख्तलिफ हाई कोर्ट से लगा के
अपनी पसंद के मुताबिक कि 15 साल आगे चीफ जस्टिस कौन होंगे, बस उसमें कादी फायदी साहब उनकी मर्जी के बगैर थे और उनके खिलाफ इन लोगों ने ठीक मिलकर है। रेफरेंस कराया, जो अदलिया ने ही नाकाम बनाया, और अब ये सारी परेशानियां उनके लिए फारूक बन सत्तार गई। कह रहे हैं कि जो आईनी तरमीम लेके आ रही है हुकूमत, अवाम के मफाद का कोई इसमें ताल्लुक नहीं है, कोई एक चीज़ भी अवाम के मफाद की नहीं है, तो फिर हुकूमत की तरमीम किसके लिए कर रही है, किसको फ़ायदा ये, हुकूमत को फ़ायदा है इसका बराह रास्त? उनका पूरा फिक्रा अगर बोलें जो मुझे याद है, तो उन्होंने कहा कि ये मामलात आईनी और कानूनी है, अवामी मफाद में नहीं है। तो जी। फारूक जी। सत्तार साहब जरा जुर्रत करते और कहते कि मैं एमक्यूएम के लीडर के तौर पे हम ये शर्त लगा रहे हैं कि ये अवामी मफाद के आप काम करें, हम उसके बाद वोट देंगे, फिर तो बात अच्छी लगती है ना, बाकी तो लफाजी है ना। उन्होंने कौन सी शर्त रख दी है कि आम आदमी के लिए या अहले कराची के लिए, अहले सिंध के लिए, अहले हैदराबाद के लिए, सक्खर वालों के लिए हम ये काम करना चाहते हैं कि गवर्नमेंट पहले करे तो हम वोट देंगे। तो वोट तो वो देने जा रहे हैं, बस कहानी है, मीडिया ने पकड़ लिया, उन्होंने बोल दिया। वैसे राना साहब ये अब तरामीम मंजूर होते हैं या नहीं होते तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो अच्छी हुई है, मेरे ख्याल से आपने भी ऑब्जर्व की होगी कि जो गैर फाल हमें नज़र आती थी एक तरह से हमारी कौमी असम्बली, वो कम अज़ कम हमें फाल नज़र आई है। कल तमाम सियासी रहनुमा हमें काम करते नजर आए। देखें, यही वो बात है जो पीटीआई मान नहीं रही कि पार्लियामेंट में बैठना, जो मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया फॉर्म 45 है या 7 है, काम यही चलना है। तो क्यों बैठ रही है पीटीआई? जो उनका स्टांस था कि हमें हमारा मैंडेट दो, तो वो भूल गए ना कि अब अमेंडमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि उनको भी समझ आ रही है कि धोबी पटड़ा हो जाएगा, तो बस अब यहीं पे बैठो, गवर्नमेंट के वुज़रा से सवाल करो, गुफ्तगू करो। पब्लिक में और स्टांस होता है और मीटिंग्स में कुछ और है, तो अब वो आ गए ना उस डिबेट पे। इमरान खान साहब भी यही कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से ये सोचा समझा मंसूबा है, अदलिया निकल जाएगी हाथ से। भाई अदलिया को 100% आजाद होना चाहिए, सिस्टम तो वो बनना चाहिए ना। चीफ जस्टिस साहिबान की चिटों पे जजों के नाम क्यों आते हैं? इसको रख लो, उसको निकाल दो, क्यों भाई? आप एक पीएन तो भर्ती नहीं करने देते इश्तिहार के बगैर, तो आप जरा जजों के नाम भी दिया करें ना। जी हाँ। वो बताएंगे कि जी आला अदलिया में एक मिनट कि जब ये बतौर हाई कोर्ट के जज थे, इन्होंने कब इंसाफ बेचा? ये बतौर वकील इन्होंने कब क्लाइंट को बेचा? तो लोग शिकायतें लेके सामने आ जाएंगे और आधे लोग कहेंगे हमारा नाम ना डालना। राना हम नहीं साहब बनते जज। वक्त खत्म हो गया, जाते जाते अगर आप एक जल्दी से एक जवाब दे दें सवाल का, और वो ये कि अगर अमेंडमेंट्स मंजूर नहीं होती या ये मौखर कर दिया जाता है, बिल आज नहीं लाया जाता दोबारा कौमी असम्बली में मंजूरी के लिए, तो क्या ये एक तरह से हुकूमत पर और इत्तेहादी जमातों पर अदम एतमाद भी हो सकता है? नहीं, अदम एतमाद नहीं, जो आप जस्टिस नासरा साहिबा से भी पूछ रहे थे, इससे गवर्नमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आया, ये मखसूस नशिस्तें, हाँ, जो आज गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, 2/3 अक्सरियत नहीं मिल रही उनको, उसके लिए उन्होंने ये रास्ता निकाला कि अगर मौलाना फजलुर रहमान उनके साथ आ जाए, और अभी इसके अंदर भी बहुत सारे सवाल आएंगे, रिव्यू भी लगना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने का बिल भी आना है। तो ये वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, चेंजेस आ सकती हैं जी। 100% जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा ये अभी तय नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी बननी है। चीफ जस्टिस अगर ना बुलाएं और वो अलग बुलाएं, तो लड़ाई तो हमने 97 में भी देखी थी। तो ठीक है जी। राना साहब, आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। ये तमाम सूरत हाल के हवाले से आईनी तरमीम जो की जा रही है हुकूमत की जानिब से और बाकी पार्टीज को साथ मिलाया जा रहा है, इस पर वो अपना तज्ज़िया। और आज बिल्कुल वक्त दिया गया है जी 12 साढ़े 12 का, जब कौमी असम्बली का इजलास दोबारा बुलाया जाएगा, जैसे जैसे सिचुएशन अनफोल्ड होगी बिल्कुल अपने नाज़रीन के साथ लम्हा व लम्हा शेयर करेंगे जी। फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में अब वक्त हुआ है हेल्थ सेगमेंट का, तो नाज़रीन अब सेहत के हवाले से भी कुछ बात कर लेते हैं। काम के दौरान ये चलते फिरते अचानक ही कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि उनका सर घूम गया है, हम खड़े हुए हैं, हम बैठे हैं, ख़ुद को चकराता हुआ या दिमाग जो है ना वो चक्कर आ जाता है, तो ऐसा महसूस होता है। आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है। तो तिब्बी माहिरीन के मुताबिक चक्कर आना या सर चकराना एक मेडिकल कंडीशन है, जिसकी वजूहात ये हैं कि आपका ब्लड प्रेशर, जिस्म का तवाज़ुन ख़राब होना, पानी की कमी या कानों का इन्फेक्शन भी इसमें शामिल है। योगा जिस्मानी और जहनी सुकून के साथ साथ जिस्मानी तवाज़ुन को बेहतर बनाने के लिए मौसर साबित हो सकता है। तो इस पर बात करेंगे, हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जी योगा इंस्ट्रक्टर योगी नईम साहब। नईम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप ठीक हैं? वी आर गुड। नईम साहब बताइएगा कि जो जिन अलामात का हमने जिक्र किया, चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, ये किस वजह से होता है? बैलेंस आउट क्या होता है? इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, लेकिन आम जो वजह है वो वर्टिगो की। एक तो अगर आपके गर्दन में दर्द रह रहा है, वर्टिगो, गर्दन में दर्द है, शोल्डर में आपके दर्द है, और आपको जो है वो
मूव करते हुए चक्कर आते हैं, उठते बैठते, या आप डायरेक्शंस चेंज करते हैं तो चक्कर आते हैं, तो फिर कंफर्म है कि आपके जो कानों के अंदर जो बैलेंस है लिक्विड वो इम्बैलेंस हो चुका है। अच्छा। हाँ, वो इम्बैलेंस होने से फिर जो है वो आपका जो आंखों का और दिमाग का कोऑर्डिनेशन ख़राब होती है। जब आप देखते हैं किसी भी सिमत को, तो वो सिमतों की वजह से ये प्रॉब्लम आता है, तो वो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता फ़ौरन, तो थोड़ा नहीं टाइम ये लगता है। कंटिन्यूसली ये सिचुएशन रहे तो वर्टिगो है, या अगर जैसे कभी कभी आ जाता है ना, कभी कभी चक्कर आ जाता है अचानक यूं उठो तो आप? वो ब्लड प्रेशर से हो सकता है, अच्छा अच्छा। अक्सर ऐसे लोगों को होता है कि वो उठते हैं उनको चक्कर आ जाता है, बैठते हैं चक्कर आ जाता है, ब्लैक। एंग्जाइटी से हो सकता है। अच्छा, इससे, लेकिन वो वर्टिगो नहीं वो है। वर्टिगो नहीं, Okay, वर्टिगो ये vertigo है के कि बारे आपकी जो डायरेक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हों। ओके। सिमतों का जो आपका प्रॉब्लम आता है ना, जैसे आप अक्सर पहाड़ी इलाके में जाए वहाँ आपको चक्कर आ जाते हैं, अक्सर लोगों को पहाड़ी इलाकों में भी चक्कर आते हैं, वो शुरुआत होती है वर्टिगो की। अगर आपको आम मैदानी इलाकों में नहीं है और आपको कहीं ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एकदम सिमत चेंज होती है, एकदम सिमत चेंज होती जी है, जी 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 बिल्कुल। तो वो उससे फिर आप अगर चकराते हैं, आपका सर चकराता है या आपको वोमिटिंग होती है, तो फिर आपको चेकअप करना चाहिए, ईएनटी के पास जाना चाहिए, अपने कानों का बैलेंस चेक करवाना चाहिए। कानों का बैलेंस कैसे हो सकता है? कानों के अंदर लिक्विड है, उसका लिक्विड का बैलेंस है, कानों के बिल्कुल सेंटर में एक लिक्विड है, तो वो उसको बैलेंस करने के लिए योगा में बहुत सारी मशकें हैं। हम ब्रीदिंग से शुरू करते हैं, है तो वो ब्रीदिंग, लेकिन उसका नाम है शनमुखी मुद्रा। शनमुखी मुद्रा। शनमुखी मुद्रा। जी, शनमुखी मुद्रा, हमें भी नाम आ गया। जी। शनमुखी मुद्रा जो है वो बहुत आसान है, वो मुश्किल नहीं है। आपने शन कहते हैं ये 7 जो आपके सुराख हैं इनको बंद करना है, मुंह, आंखें, नाक सब। नाक और ये कान। अच्छा। अंगूठों के साथ कान बंद कर लेंगे और ये शहादत की उंगली के साथ आंखें बंद कर लेंगे, और सही। ये आपकी नाक। बड़ी उंगली जो है नाक के बिल्कुल जहाँ हड्डी सख्त है ना वहाँ पे आ जाएगी, और ये आपके होंठों के ऊपर रिंग फिंगर, और छोटी उंगली जो है होंठों के नीचे। ओके। और इसमें कितनी देर तक? करना ये है कि आपने सांस को लेना और निकालना है, और उसका थोड़ा साउंड आएगा उसको सुनना है, फील करना है। फील करना है। आपने कान बंद किए, ये यूं, नईम साहब साथ साथ ब्रीदिंग करते जाना है। साथ फील। अच्छा, आप सुन रहे हैं, अच्छा, दूसरे बंदे को समझ नहीं आएगी। अच्छा, ये अपने सांस का शोर सुनना है, खुद ही आपके- सुनना है, आपने जी, जी, महसूस जब करना कान बंद करते हैं तो सांस का शोर अंदर बिल्कुल आता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपने अच्छा इसको स्लो करना है, और इसमें आपने बड़ा कंसंट्रेट करते हुए सांस को लेना है, निकालना है, जैसे आप बड़ा कॉन्शियस होकर सांस को ले रहे हैं और नईम साहब निकाल अभी रहे हैं। आपने जिस तरह हाथ रखे हैं वो तो हमने सारी एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक कर दिए ना, तो फिर ब्रीदिंग कैसे? सारे बंद नहीं ना करना है। ये देखें, ये हल्का सा खुला अच्छा, रहेगा। हल्का सा रखना है, ठीक है। ये जो और ring नाक finger के है, थ्रू इनहेल एक्सहेल करना है। नाक से ही होगा, हल्का सा इसको खुला रखना है। अगर सारी ब्रीदिंग बंद कर दी तो नहीं, मुझे लगा फिर कि ये इनहेल करके इस मुद्रे और की कुछ कोई देर- जरूरत नहीं रहेगी। नहीं, मुझे लगा कि इनहेल करके कुछ देर के लिए आपने Okay, बंद रखना है, control ताकि वो ये वो थोड़ा सा उन्होंने कहा है छोड़ देना। नाक के जो थोड़े थोड़े, जब हल्का सा उसमें सांस निकलेगा ना नाक से, जब आप थोड़ा सा उसका हॉल रहने देंगे तो वो फिर साउंड होगा, थोड़ा सा उस साउंड को सुनना है। अच्छा। तो शनमुखी मुद्रा जो है वो ये आप अगर 5 मिनट्स या 10 मिनट्स करते हैं, इससे एंग्जाइटी भी दूर होती है, इससे रिलैक्स होते हैं, मेंटली रिलैक्स होते हैं आप। 5 to 7 मिनट्स पर डे। जी जी, 10 मिनट्स तक कर सकते हैं इसको। और एक ब्रीदिंग है नाड़ी शोधन। नाड़ी शुद्धन। जी जी शनमुखरा एंड नाड़ी शूदन। जी जी, शनमुखी। शनमुखरा। शनमुखी नाड़ी। आप शनमुखी जो है ना, जैसे सूरजमुखी। सूरजमुखी, शनमुखी, सूरजमुखी से शनमुखी। और अभी जो है नाड़ी शोधन। शूदन। नाड़ी कहते हैं नर्व्स को, ओके। हाँ, संस्कृत जुबान के लफ्ज है नाड़ी। शोधन मतलब नर्वस सिस्टम को प्योर करना है, नर्वस सिस्टम शुद्ध से। हाँ जी, नर्वस सिस्टम आपका जो है वो बड़ा भर चुका है ट्रैफिक के साथ, थॉट्स हैं बहुत ज़्यादा, अब बहुत परेशान रहते हैं, तो फिर आपको नाड़ी शोधन करनी चाहिए। नाड़ी शोधन असाब को मजबूत करने की ब्रीदिंग है। जितने असाबी वीकनेस है, जिन लोगों को असाबी कमजोरी का अक्सर सुनते हैं, अगर नाड़ी शोधन करते हैं तो असाब मजबूत हो जाते हैं, आपके अंदर जो है वो चीज़ों को फेस करने की ताकत बढ़ जाती है। अक्सर हम कहते हैं ना असाब कमज़ोर हैं, फेस बिल्कुल नहीं ऐसे कर ही है। सकता, तो असाब को मजबूत करने के लिए ब्रीदिंग जो है वो नाड़ी शोधन की जो असल टेक्निक वो ये है कि आपने सांस को लेफ्ट साइड से लिया और राइट साइड से इस तरह निकालना है कि आपको अपने सांस को कितना कंट्रोल कर सकते हैं, रोकना नहीं है उसको, आहिस्ता स्लो आहिस्ता। स्लो। शहरबानो कर सकती हैं आप, साथ साथ ट्राई करें जरा। अब आपने एक्सेल करते वक्त जितना स्लो आप इसको स्लो एक्सेल करना है, हाँ, कर सकते हैं, मुश्किल लेकिन नहीं। आपने जल्दी एक्सेल किया।
और तो मैं फिर प्रोग्राम कर रही हूँ ना, अब यहाँ पर प्रोग्राम खत्म कर दूँ। फिर राइट साइड से सांस लेंगे। नईम साहब के साथ कंपटीशन करते हैं ना साथ साथ। चलो चलो करते हैं। चलेंगे। मैं जज, मैं साथ साथ लेफ्ट count साइड कर से रहा हूँ। निकालें। साथ दूसरा से एक्सेल, स्लो एक्सेल करें। अभी तक नईम साहब जीत रहे हैं। नईम साहब थोड़ा ये शहर हंसा बानो ने दिया हार यार मान आपने लिया। मुझे। नईम साहब ने चीटिंग हो गई है, जीतना मेरे ही साथ है। मिले हुए हैं। मैं नहीं, मेरा नईम साहब से क्या मुकाबला, वो योगा एक्सपर्ट है। नहीं, मुकाबला तो Try कोई करना नहीं, योगा था। में अच्छा ट्राई किया था आपने। बहन अच्छा try किया था। ये बेहतरीन ब्रीदिंग। अच्छा, इसकी एक्चुअल टेक्निक ये है कि सांस को इतना स्लो निकालना है कि आपको सांस के निकालते निकालते सांस के अंदर स्मेल फील हो। ओह, स्मेल कैसे फील हो सकती है? ये टॉक्सिन्स निकल रहे हैं ना, आपकी अच्छा। बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं। जब हम तेजी से सांस को निकाल देते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आपने जो बताया ना ऐसे ऐसे, ये पहले भी मैं, आपने वो ऐसे बताया था कि एक बंद करें सुबह के टाइम, आपने कहा था उठते वक्त, वो मैंने किया, वाकई इट वर्क्स। और दूसरा ये कि आपको ना बड़ा हल्का महसूस होता है जब आप बिल्कुल। आराम आराम से सांस निकालते हैं। और इससे मेरे ख्याल से आपका ब्रेन पे कंट्रोल आता है ना। असाब आपके मजबूत हो जाते हैं। आप योगा तो ये कहता है ना कि जिसका सांस कंट्रोल में है उसका दिमाग कंट्रोल में। अगर सांस कंट्रोल में नहीं है, दिमाग कंट्रोल में नहीं हो सकता। गुस्से में देखा सांसें फूल जाती हाँ हैं। जी सांसों का आपका जो है वो उतार चढ़ाव होता है। जी जी। तो ये बेहतरीन ब्रीदिंग है दोनों, अगर आप वर्टिगो से बचना चाहते हैं। लेकिन आप वर्टिगो में एक और बड़ी बेहतरीन टेक्निक मैं बताऊंगा कि आपके जो गर्दन के मसल्स हैं सिकुड़ जाते हैं। इसमें आपने तकिए को ख़त्म नहीं करना। अक्सर लोग तकिया ख़त्म कर देते हैं। तकिया ऊंचा करना है। योगा के मुताबिक जो जलंधर बंद है ना, ये चिन्ह, इसको पीछे लेके जाना है। ये स्ट्रेच करना है इन मसल्स को। अच्छा, इन मसल्स को स्ट्रेच करना है। माइक बंद कर देना ताकि नहीं वो ये exercise सोते वक्त करें। आप कह रहे हैं नहीं नहीं, जब लेटे हैं जब Exercise लेटे के लिए इसकी time। एक्सरसाइज किसी भी आपने, अगर आपसे ये नहीं हो रहा जलंधर बंद, अजीम में डबल चिन दिखाओ आवाम को। इस तरह करेंगे तो सबकी डबल चिन बन जाती है। ये देखें। शहर वालों ने हाथ रख के डबल चिन रोकी थी। दाढ़ी ये- रखी है ना, दाढ़ी का फायदा, डबल चिन नजर ही नहीं आ रही। हाँ जी, ये पीछे आपके मसल स्ट्रेच होने चाहिए। नईम साहब हम लोग इससे जब क्या ये- होगा? हमें बैक पेन इससे का बैलेंस होता है वो लिक्विड। हम लोग जब ये ट्रिक्स और ये योगा की जो टेक्निक से आवाम को बता रहे होते हैं ना, मेरे बैक ऑफ द माइंड एक ही चीज़ चल रही होती है। ऑल्दो कि ये बहुत फायदेमंद है, लेकिन मुझे जो मीम फोर्स है ना, उससे बड़ा डर लगता है कि इसके क्लिप्स निकाल के कोई मीम्स ना बस कर दें, अब कर दें। नईम तो- साहब का तो होना चाहिए। आप लेटें, आप लेटें, आप तकिया ऊंचा कर लें तो उससे भी चिन्ह आपकी यहाँ लग जाती है। जहाँ से ये सीने की हड्डी है ना, इसके साथ यहाँ पे आपकी चिन्ह लग जाए, ये मसल स्ट्रेच हो जाए, ठीक है। तो इससे आपके कानों का बैलेंस होता है लिक्विड जो है। और ये कितनी देर इस पोजीशन में रहना है? अगर इसके साथ ये 5 मिनट डेली कर लें, एक वक्त में दिन में 2-3 दफ़ा कर लें। इसके साथ एक मुद्रा बना लें। ये बड़ी उंगली को फोल्ड करके पकड़ लें पहले जॉइंट से। चलें जी, पकड़ें। जी, इसको शून्य मुद्रा कहते हैं। शून्य मुद्रा। शून्य कर दूंगी। हाँ जी, शून्य समात को कहते हैं। समात को। अच्छा, ये- शून्य। हाँ, ये कानों के ऊपर बहुत इफेक्ट करता है। कानों में इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। अगर किसी को कानों का समात का प्रॉब्लम है, कानों में इशू है, अच्छा, ये बड़ा बेहतरीन किस्म का मुद्रा है जो कि बिल्कुल बैलेंस कर देता है लिक्विड को। और ये बना के आप साथ लेट जाएं, तकिया ऊंचा रख के, ये यहाँ पे टच हो जाए। तो नईम साहब ब्लड प्रेशर का भी कोई मुद्रा बता दें या कोई ब्लड योगा प्रेशर के टेक्निक? लिए हाँ। ब्लड प्रेशर के लिए जो है ना, वो आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर है जी। तो आप नाक से सांस लें और उसको मुंह खोल के फुल खारिज करना है हा के साथ। सही। ओके। इससे बीपी नीचे आता है और जिसका लो रहता है उसने फूंके मारनी है। जो फूंके मारते हैं उनका बीपी हाई रहना शुरू हो जाता है, इसलिए फूंके नहीं मारनी चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका योगी बहुत ने। शुक्रिया नईम साहब, आपने बड़ी बेहतरीन जो योगा एक्सरसाइजेज है वो हमारे नाज़रीन को बताई है कि आप ये वाली टेक्निक्स करें, योगा की ये वाली प्रैक्टिसेस करें तो आप अपना ना सिर्फ वर्टिगो दुरुस्त कर सकते हैं, जो इम्बैलेंस हुआ होता है केमिकल उसको, और साथ ही साथ अपना ब्लड प्रेशर इवन बीपी हाई और लो के हवाले से उन्होंने बताया कि अगर आपको हाई है तो एक ही गो में सांस निकालना है आवाज़ के साथ। आवाज़ के साथ, और अगर आपको लो का इशू है तो फिर आप फूंके थोड़ा फूंके नहीं मारें, थोड़ा ब्रेक लेकर सांस लें और इनहेल और एक्सेल करें। ठीक है जी, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। अब आपके साथ कुछ फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन माहौल के हवाले से शेयर करते हैं, और वो ये कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ओजोन के तहफ़्फ़ुज़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
और ये दिन 1987 में होने वाले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में मनाया जा रहा है, जिसका मकसद ये है जी कि ओजोन की तह को नुकसान पहुंचाने वाले जो केमिकल्स हैं इन्हें कंट्रोल किया जा सके। और इस दिन के हवाले से 2024 का जो थीम है वो है जी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। ओजोन दरअसल अगर इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ये भी शेयर करें तो ओजोन एक गैस है जी जो ज़मीन की फ़ज़ा में पाई जाती है और इसकी तह ज़मीन को सूरज की खतरनाक शुआओं खास तौर पर अल्ट्रा वायलेट रेस से महफूज रखती है। बिल्कुल अजीम। और इस दिन के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान ने ओजोन तह के बचाव के लिए बैनुल अक़वामी इक़दामात में कलीदी किरदार अदा किया। 2025 के हवाले से उनका मज़ीद कहना था कि 2025 हम अपनी तमाम मुतादिद सनतों को ओजोन टेक्नोलॉजीज़ पर मुंतकिल करके 67.5% कमी के हदफ को पूरा करने की राह पर तेजी से गामजन है और कामयाबी जो है इंशाल्लाह 2025 तक मेरे ख्याल से आप जितनी जल्दी भी ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी पे मूव ऑन कर जाएंगे उतना ही हेल्दी होगा ओजोन लेयर के लिए भी। आपको याद है कि जिन दिनों कोविड था, लॉकडाउन था, उन दिनों में एक फायदा जो फजाई आलूदगी के हवाले से हो रहा था वो ये हो रहा था कि वो खत्म हो गई थी, ओजोन लेयर रिपेयर होना शुरू हो गई। अच्छा, हमारा स्काई कितना क्लियर हो गया था, अच्छा लगता था क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे थे उस तरह से। टेक्सटाइल और बाकी जो भट्टे वगैरह वाली जो चीजें हैं वो नहीं चल रही थी, ट्रैफिक नहीं था, निज़ाम जो है गाड़ियां नहीं चल रही थी, धुआं नहीं निकल रहा था, तो हवा जो है बेहतर हो गया। अभी भी ये सारे मामले खराब होने वाले हैं, अगले महीने से स्मॉग का सीजन शुरू होने वाला है। तो ओजोन लेयर का हील होना, उसका इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे सेहत के हवाले से बिल्कुल, और बिलखसूस जो स्किन के मसाइल हैं जी जी वो बहुत ज्यादा इससे आते हैं। चलें अजीम आगे बढ़ते हैं, एक और टैलेंट की बात करते हैं। मरहुमा अरफा करीम का नाम तो आप सब ने सुना ही होगा। वो दुनिया की कम उम्र तरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी और उनके ख़ानदान की एक और बेटी ने गैर मामूली कारनामा सर अंजाम दिया है जो आपके साथ शेयर करेंगे। दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। फैसलाबाद की 11 साला हानिया काशिफ हैं जिन्होंने सिर्फ 34 दिन में मुकम्मल कुरान मजीद हिफ्ज़ करके सबको हैरान कर दिया। और हानिया काशिफ को अपने दीगर हाफिज भाइयों को देखकर कुरान मजीद ज़बानी याद करने का शौक़ पैदा हुआ, तो उन्होंने दिन रात एक करके सिर्फ 34 दिन में कुरान को हिफ्ज़ कर लिया। तो हमारे साथ मौजूद है हानिया, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हानिया, कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा सबसे पहले तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की जानिब से आपको बहुत बहुत मुबारक। माशाल्लाह से आप हाफिजा बनी हैं 34 दिनों में, तो ये कैसे किया आपने? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हानिया काशिफ है और ऐसे था कि जिस दिन मैं पहली बार गई थी काई साहब के पास, उस दिन ही मैंने सूरत करके आधा सपारा सुना दिया था। फिर मैंने 6 सपारों तक आधा सपारा सुनाया और फिर 6 सपारों के बाद मैं रोजाना एक सपारा सुनाती थी। जैसे आधा सुबह सुनाती थी और आधा शाम को सुनाती थी। और जिस दिन मेरा आखिरी दिन था उस दिन मैंने फजर टाइम ही दोनों अलिफ लाम मीम और सायाकुल दोनों सपारे एक साथ सुना दिए थे। वेरी नाइस। तो ये आपको शौक कैसे पैदा हुआ? और 34 दिन बहुत मुश्किल है, 30 दिनों में तो लोग कुरान पाक खत्म नहीं कर पाते, तो आपने किस तरह से हिफ्ज़ कर लिया? बस मेरे मामा बाबा का ख्वाब था कि हम पांचों बहन भाई एक स्कॉलर बने और मेरा भी ख्वाब था। मैं 3 साल की थी जब मैं कहती थी कि मैंने डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा जैसा बनना है, और सोचा तो 6 महीनों का था लेकिन अल्लाह ने बस 34 दिनों में करवा दिया। वेरी गुड। तो हानिया, आपको ये फैसला किसका था? आपका अपना फैसला था या पेरेंट्स का फैसला था? दोनों का, मेरा भी ख्वाब था और मेरे मामा बाबा का भी ख्वाब था। ठीक है। और अभी ये बताइए भी फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपने? आप आलिमा बनना चाहती हैं? जी, मैं स्कॉलर बनना चाहती हूँ। वेरी नाइस हानिया, बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया। हमें ये भी पता चला कि आपने मस्जिद नबवी में नाज़िर कुरान मजीद ख़त्म किया था। जी, मैंने मस्जिद नबवी में अपना नाज़िरे का आखिरी सबक सुनाया था। वेरी नाइस। तो हानिया ये बताइएगा, साथ साथ स्कूल भी पढ़ रही हैं आप, दूसरी तालीम भी आपकी जारी है? मैंने बस 4थी क्लास तक किया है, अब मैं बस अभी हिफ्ज़ ही कर रही हूँ। अच्छा, चलिए दैट्स ग्रेट हानिया। हमारी ओके, अभी मैंने कहा थोड़ा गोल पूछे हानिया से इस हवाले से कि हानिया अभी मजीद आप रूटीन को किस तरह से मैनेज करेंगी? आप मजीद क्लासेस आप किस तरह से लेंगी? हानिया अब आप जो पढ़ना चाहती हैं आगे, ठीक है हानिया, बहुत शुक्रिया आपका। हम मजीद आगे बढ़े, पाकिस्तान का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं।
जी बिल्कुल जी। और अब बात करते हैं एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की, और आपको ये बताते हैं जी कि लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। फाइनल 4 के लिए क्वालिफाई करने वाली टीमों में पाकिस्तान, भारत, जनूबी कोरिया और मेज़बान चीन शामिल हैं। आज खेले जाने वाले पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान और चीन मध्य मुकाबिल होंगे, जबकि दूसरा सेमीफाइनल जनूबी कोरिया और भारत के दरमियान खेला जाए। बिल्कुल अजीम। और पांचवा और छठा, जो पांचवी और छठी पोजीशन की अगर हम बात करें तो मैच जापान और मलेशिया के दरमियान होगा। यहाँ आपको बताते चलें कि हॉकी की आलमी रैंकिंग में भारत की टीम 5वें जबकि पाकिस्तान 16वें नंबर पर है। इसके अलावा भारत 4 मरतबा और पाकिस्तान 3 मरतबा एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीमों के दरमियान फाइनल मैच कल 17 सितंबर को खेला जाएगा। हॉकी हमारा कौमी खेल है, बहुत कम लोगों को पता होगा, खेल से लग नहीं रहा कि कौमी खेल क्योंकि उस पर उस तरह से तवज्जो भी नहीं दी जा रही। तो खैर बहुत ज़रूरी है अपने खेलों के मामले में सीरियस होना, फरोग के लिए बिल्कुल काम के करना लिए चाहिए। तवज्जो देना। एक ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक लेते हैं जी, हम ब्रेक को फरोग दे रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शहर कायद की। तो कराची के हालात के हवाले से आप सभी वाकिफ़ हैं कितने हालात ख़राब हैं। आवाम की मुश्किलात कम होने के बजाय मुसलसल बढ़ रही हैं। हुकूमती दावों के बावजूद शहर की सूरत हाल बद से बदतर होती जा रही है। स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रुकने का नाम ही नहीं ले रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 8 माह में शहर में तकरीबन 50,000 के करीब वारदातें हुई। अगर हम उसका जिक्र करें, जिसमें 31,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें चोरी हुई, 12,000 से ज़ायद शहरियों को मोबाइल से महरूम कर दिया गया। स्ट्रीट क्राइम्स की मुख्तलिफ वारदातों में 400 से ज़्यादा अफराद के जाँ बहक होने की इतलात भी सामने आई हैं। इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराची में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों पर तशवीश का इजहार किया और बताया कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल स्ट्रीट क्राइम की शरह में 11% तक इजाफा हो गया है। एक तरफ शहर कायद के बासियों को क्रिमिनल्स का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूसरी जानब शहर की खस्ता हाल सड़कें भी शहरियों के लिए मौत के कुएँ के तौर पर साबित हो रही हैं। आईजी पुलिस गुलाम नबी मेमन के मुताबिक कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में भी इजाफा हुआ है और गुज़श्ता 8 माह में ट्रैफिक हादसात में 325 शहरी जाँ बहक हुए हैं, जबकि 60% लोग हादसे का मुकदमा दर्ज ही नहीं करवाते। इससे तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जी जमात इस्लामी कराची से इनका ताल्लुक मनम जफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफ़र साहब, आपकी जानिब आऊँगी। जमात इस्लामी हमेशा कराची के हवाले से बात करती है, कराची के शहरियों के हकूक़ पर आवाज़ उठाती है। अब हमेशा स्ट्रीट क्राइम के ख़िलाफ़ हमने देखा कि आप लोगों ने आवाज़ उठाई। अभी जो सूरत हाल हम कराची की देखते हैं, आप क्या समझते हैं कि अभी तक इस पर क्यों कोई इक़दाम नहीं किए गए? देखिए, जो सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की सूबे पर विराजमान है, इस हुकूमत को 16 बरस गुजर गए हैं इस सूबे पर लगातार हुकूमत करते हुए। और अगर पिछले 40 बरस में देखें तो कमोबेश 28 साल 30 साल ये हुकूमत में रहे हैं। और आज अगर सूरत हाल है शहर की, चाहे वो शहर की कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो या फिर शहर में बारिशों के बाद जिस तरह सड़कों की बदहाली है, जिस तरह सीवरेज मसाइल हैं जिससे शहरी गुजर रहे हैं, और पूरा शहर कराची और उसके रहने वाले जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं वो पूरी तरह जो है वो परेशान हाली का शिकार हैं जी। ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वो मसला इस शहर के अंदर तवील अरसे से चल रहा है। कुछ नुमाइशी इक़दाम किए जाते हैं, लेकिन उस नुमाइशी इक़दाम के बाद फिर वही सूरत हाल पेश आती है। इसके लिए तो ज़रूरी ये है कि लोकल पुलिस का निज़ाम बनाया जाए, मुकामी अफराद को पुलिस में भर्ती किया जाए और इसी के नतीजे में इस शहर के मसाइल हल हो सकते हैं। अब आप देखें, इतना बड़ा शहर, ये 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भी अपनी गुफ्तगू में तो ये बात कहते हैं कि 3 करोड़ आबादी का शहर है। वो 3.5 करोड़ ना भी कहें तो 3 करोड़ कह रहे होते हैं, लेकिन मरदमशुमारी में यही हमारी सियासी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग, इन्होंने इस पर साइन किए कि शहर की आबादी 2 करोड़ 3 लाख है। अब 2 करोड़ 3 लाख आपने शहर की आबादी शो करी है, आबादी 3.5 करोड़ तक की आबादी है और 3.5 करोड़ आबादी के अपने मसाइल भी हैं, जिसका नतीजा ये है कि शहर में जहाँ एक तरफ लूटमार है, डकैतियाँ हैं, कत्ल की वारदातें हैं और 429 अफराद गुज़श्ता 8 महीनों में, जनवरी से लेकर बिल्कुल अगस्त। मनम जफ़र साहब, ये कहिएगा, बिल्कुल वो डेटा सब सामने आ गया और ये भी कि जी रवां साल तो 11% इजाफा हो गया क्राइम में गुज़िश्ता साल के निस्बत।
ये कहिएगा आप अवामी नुमाइंदे हैं और यकीनन अवाम के साथ रब्ता भी रहता होगा, तो ये कहिएगा कि अवाम का इस हवाले से क्या कहना है? सूबाई हुकूमत पर उनका एतमाद है? तो सूबाई हुकूमत पर अवाम का एतमाद बिल्कुल नहीं है। उसकी वजह यह है कि सूबाई हुकूमत तो शहर कराची को ओन ही नहीं करती। जब आप इस शहर को ओन नहीं करेंगे तो आप उस शहर के लिए इकदाम क्या करेंगे? और हमारे वजीरे दाखिला ये बात कहते हैं कि शहर में इसकी वाकयात तो मामूल की बात हैं। आप जिस चीज़ को मामूल कहते हैं, शहरी अपनी जिंदगियों से गुजर रहे हैं, उनके साथ छीन झपट हो रही है, उनके साथ लूट मार हो रही है, करोड़ों मालियत का जो है वो सामान लूट लिया जाता है, दुकानों के ताले तोड़ के लूट लिया जाता है। आपने खुद अभी फिक्र दी, हजारों की तादाद में मोटरसाइकिलें चोरी हुई हैं और छीनी गई हैं। अब मोटरसाइकिल छीना, चोरी होना, इसी दौरान कत्ल के वाकयात भी होते हैं। अगर कहीं मनम साहब, अभी जमात इस्लामी के पास कोई इसका सलूशन है? आपके पास क्या स्ट्रेटजी है क्राइम पर काबू पाने के लिए? देखिए, क्राइम पर काबू पाने की स्ट्रेटेजी तो बनाना इसकी जिम्मेदारी है। हम एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम इस पर बात कर सकते हैं, मुतल्लिका अफराद से मुलाकातें कर सकते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं और जमात इस्लामी ने इन सारे हवालों से हम मुस्तकिल तौर पर उन लोगों से भी राब्ते में हैं कि जिनके घर उजड़ गए, जिनके प्यारों को गोली मार दी गई किसी छीना झपटी के नतीजे में, हम उनसे राब्ते में हैं। और उसके साथ साथ हम इंतजामिया से भी राब्ता करते हैं। हमने जितने भी हमारे SSP ऑफिसेज हैं उनके सामने एहतजाज किया है और कहा है कि लोगों को रिलीफ दिया जाए। शहर नौजवान करें तो क्या करें। मनम साहब हमारे साथ ही रहिएगा। शामिर, आपकी जानिब आऊँगी। हमने देखा कि कराची के स्ट्रीट क्राइम की अगर बात करें तो वो कंट्रोल नहीं हुआ, बल्कि पिछले साल से अगर उसका मुआवजा किया जाए तो 11% इसमें इजाफा हुआ है। हुकूमत की जानिब से बड़े दावे किए गए इकदाम के हवाले से। उन्होंने शाहीन फोर्स भी बनाई, स्ट्रीट क्राइम्स को रोकने के लिए बड़े बड़े ऐलानात भी किए। दावे तो होते ही हैं, मगर ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? ज़मीनी हक़ाइक़ दावों से मुताबिकत रखते हैं क्या? जी देखिए, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की जाए तो कराची वालों की ना जान है ना इनका माल महफूज है। अगर सिर्फ रिपोर्टेड क्राइम की बात की जाए तो होशरुबा इंकशाफ होता है कि तकरीबन जो मोबाइल फ़ोन जो एक बेसिक नीड है शहरियों की, जो लोग आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्हीं की वारदातों की बात की जाए तो तकरीबन 14,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन इन 8 माह के दौरान जो है वो शहरियों से छीन लिए गए हैं। और डकैती मुज़ाहमत के दौरान यही मोबाइल फ़ोन छीनने के दौरान, मोटरसाइकिलें छीनने के दौरान फायरिंग कर दी जाती है। 94 से ज़ायद शहरी जो है वो अब तक डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल कर दिए गए हैं। 429 कत्ल की मुख्तलिफ वारदातें शहर भर में हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा बात की जाए तो मोटरसाइकिल चोरी होने की वारदातें होती हैं, जो कि तकरीबन 7,000 से ज़ायद रिपोर्ट की गई हैं। इसी तरह गाड़ियाँ चोरी होने की वारदातें अगर बात की जाए तो वो भी तकरीबन 700 से ज़ायद रिपोर्ट की गई हैं। तो क्राइम तो बढ़ता जा रहा है, जराइम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी मुख्तलिफ अपनाई जा रही है। कभी शाहीन फोर्स को कराची की सड़कों पर लाया जाता है, कभी स्ट्रीट क्राइम फोर्स को जो है कराची की सड़कों पर लाया जाता है, लेकिन शहरियों को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जा रहा। अच्छा, अगर शहरी सड़कों से महफूज भी हो जाएं, किसी तरह अपने आप को खुद सेफ भी कर लें, तो उनके घर लुट जाते हैं। तकरीबन 230 से ज़ायद ऐसी दुकानें हैं शहरियों की जहां पे चोरी और डकैती की वारदातें हो चुकी हैं, जबकि अगर घरों की बात की जाए तो तकरीबन 170 से ज़ायद ऐसे घर हैं जहां पे बिल्कुल। अच्छा शामिर, जैसे अभी मनम जफ़र साहब ने भी बताया कि चूँकि और बल्कि दीगर जितने भी हम लोग बात करते हैं शहर कायद के मसाइल के ऊपर, जितने भी सियासी रहनुमा मुख्तलिफ सियासी जमातों के जब वो बात करते हैं, यही पॉइंट आउट करते हैं कि जो पुलिस है वो गैर फ़ाल है, उस तरह से पॉलिटिसाइज़ किया गया है उसको, सियासी भर्तियाँ हैं। पुलिस का तो मसला है, साथ ही साथ ये भी कहिएगा कि कराची में मल्टीपल एथनिसिटीज़ भी हैं, तो क्या ये जो एथनिक डिवाइड है इसकी वजह से भी कुछ होता है इस तरह का? देखिए, बिल्कुल अगर शहर की बात की जाए कराची की, तो यहाँ पे मुख्तलिफ कौमियतें जो है वो आके आबाद हो चुकी हैं। लेकिन देखें, लोग जितने भी आबाद हों, आबादी जितनी भी बढ़े, अगर हुकूमत नहीं भी काम कर रही उसके चेक एंड बैलेंस पे, तो पुलिस की तो जिम्मेदारी बनती है। जो भी कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी जिम्मेदारी तो बनती है, वो अपने तौर पर तो जितना काम हो सकते हैं शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए वो तो अदा करें। बहुत सारी कच्ची आबादियाँ ऐसी डेवलप हो गई हैं जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कौन आगे रह रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह रह रहा है, किस तरह गुजारा कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस की जानिब से स्ट्रेटजी अपनाएगी
कुछ खाना शुमारी का आगाज़ किया गया। उन ठीक है कच्चे वादियों का शामिर, जो शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मनु साहब, आपकी जानिब में आऊँगी। जमात इस्लामी ने बिजली के बिलों के हवाले से, महंगाई के हवाले से एहतजाज किया था, उस पर उनके मुआहदा भी हुआ था। क्या अभी ये मुआहदा बरकरार है या ख़त्म हो चुका है? इस हवाले से जमात इस्लामी का अगला राय अमल क्या होगा? दिल्ली में जमात इस्लामी ने 14 दिन का धरना दिया और धरने के मुतालबात में से अहम मुतालबा था वो यही था कि IPPs के नाम पर जिस तरह पूरे मुल्क में लूट मार जा रही है, डॉलर बेस्ड मुआहदे किए गए हैं और ना सिर्फ डॉलर बेस्ड मुआहदे किए गए हैं बल्कि कि पाकिस्तान के अवाम कैपेसिटी चार्जेस भी देने पर मजबूर हैं। यानी वो बिजली जो पैदा ही नहीं होती, उस बिजली के बिल भी अदा करना पाकिस्तानी शहरियों की जिम्मेदारी है। और ये यानी हमारे जो दिफाई बजट है उससे ज़्यादा की रकम की अदायगी इन IPPs को की जा रही है। अब 1994 में बनने में ये मुआहदे किए गए, 30 साल गुजर गया। ये जालिम हुक्मरान, ये एक तबका है जो पाकिस्तान पर काबिल है और इस तरह के मुआहदे करते हैं और पाकिस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाते हैं। जमात इस्लामी ने 14 दिन धरना दिया। हमने ये सारे मुतालबात, टैक्सेस का मामला हो, महंगी बिजली हो, IPPs के जालमाना मुआहदे हों, सैलरी क्लास को दरपेश मसाइल हों, उन पर आयद करदा टैक्स हों, इनके हवाले से हमने बात की और हमारे मुआहदे को 45 दिन 23 तारीख को हम मुआहदे को 45 दिन होंगे। हम फॉलोअप में पूरे मुल्क में जलसे भी हमारे हुए। मुल्तान में हमने जलसा किया, लाहौर में किया, पिंडी में किया, इस्लामाबाद में किया, इसी तरह मुल्क के पेशावर में जलसा किया और इसके बाद आपने देखा कि कामयाब हड़ताल हुई। लोगों ने जमात इस्लामी ताजरों और सनतकारों की अपील पर लब्बैक कहा। जी बात है ऐसी सूरत में कि जब पूरे मुल्क के अंदर इंडस्ट्री, खुसूस शहर कराची के अंदर इंडस्ट्री बैठ रही हो, महंगी बिजली हो, जिसके नतीजे में किस तरह मुमकिन है कि इंडस्ट्री चल पाएगी, बेरोजगारी बढ़ रही है और इन सारे बिल्कुल मोहन साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। बेरोजगारी जब बढ़ रही है तो उसकी वजह से फिर अल्टीमेटली क्राइम भी बढ़ता है। ये कहिएगा कि कराची पोर्ट सिटी है, अगर कराची में अमन आता है तो उससे पाकिस्तानी मईशत को कितना फायदा होगा? अंडरस्टूड है कि कराची पोर्ट सिटी है। कराची टैक्स की मद में 42% टोटल मुल्क के टैक्स का, इनकम टैक्स का 42% जमा कराता है। एक्सपोर्ट में कराची 54% देता है। इसी तरह कराची जो है रेवेन्यू में 60% जमा कराता है। सूबा सिंध की 96% रेवेन्यू जो है वो कराची से जमा होता है। अब आप मुझे बताइए कि ये शहर की ये सूरत हाल है कि जो मुआशी हब है, जो पोर्ट सिटी है, अगर अल्लाह ताला इस शहर के अंदर अमन होगा तो उसके नतीजे में पूरे मुल्क को फायदा होगा। यहाँ अगर सनतों में सनतें पनपेंगी, यहाँ सनतें आगेंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा तो उसके नतीजे में अमन होगा। और जब रोजगार नहीं मिलता तो इसके नतीजे में जो सोशो इकोनॉमिक सूरत हाल है उस होता ये है कि उसके नतीजे में सारे क्राइम बढ़ते हैं, लोग क्राइम की तरफ जाते हैं जब हुकूमतें आवाम का हाथ थाम रही हों, जब लोगों को रिलीफ ना दिया जा रहा हो। और ना सिर्फ ये बल्कि शहर में तो एक और भी बहुत अलार्मिंग चीज है कि मुंशियात का कारोबार बढ़ रहा है। जगह जगह गली महलों में कहीं आइस नशा हो रहा है, कहीं जो है वो हेरोइन जो है फरोख्त हुई है और हजारों नौजवान, बिला मुबालगा ये बात कह रहा हूँ, हजारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान ऐसे हैं कि जिनके जिस्मों में जहर घोला जा रहा है। इसकी वजह भी ये है कि जब माशी तौर पर तंगी होगी, जब बेरोजगारी होगी तो ठीक है, हालात जो है वो कराची के बहुत ख़राब है। शहर कायद के बासियों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, तो हमने बयान कर ही दिया। बहुत शुक्रिया जी। जमात इस्लामी के रहनुमा हैं साहब, वो हमारे साथ मौजूद थे, कराची की सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। हमारे नुमाइंदे क्राइम रिपोर्टर शामिर खान ने भी हमें इस हवाले से अपडेट किया कि अब तक कितने केसेस हो चुके हैं। 94 लोग जो हैं वो सिर्फ जाम भाग हो गए 1 साल के अंदर स्नैचिंग में। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम इशू की बात करते हैं जी। गुज़िश्ता कई बरसों से पंजाब में शदीद स्मोक देखने में आ रही है और स्मोक का बाकायदा आगाज़ जो है वो सितंबर के आखिर से होना शुरू हो जाता है, जो दिसंबर तक फिर ये जारी रहता है। लाहौर समेत पंजाब के 12 अजला हैं जो इस स्मोक से शदीद मुतासर होते हैं। स्मोक से हवा में मौजूद जो सेहतमंद माहौलियाती बैक्टीरिया ये ख़त्म हो जाते हैं, लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। स्मोक की वजह से तालीमी इदारों को बंद करना पड़ जाता है, माहौलियाती एमरजेंसी नाफिज करनी पड़ती है और हुकाम के मुताबिक स्मोक हर साल
2.5 लाख लोगों की जान लेती है। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का एक इनकलाबी कदम सामने आया है और वो ये कि सूबे में माहौलियाती निगरानी के लिए पहला सैटेलाइट निज़ाम मुतारिफ करा दिया गया है। आलूदगी फैलाने वाले नासिर की ड्रोन्स के जरिए फ़ज़ाई निगरानी शुरू कर दी गई है। माहौलियाती कानून की खिलाफ वर्जी और धुएं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और कारखानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से 2 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो भी बंद करवा दी गई। बिल्कुल, स्मॉग के इदारों के लिए पंजाब हुकूमत का ये कितना अहसन कदम है, ये स्मॉग को कंट्रोल करने में कितना मौसर साबित होगा, इस पर बात करेंगे। माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका मरियम। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग के इदारों के लिए पहला सेटेलाइट निज़ाम मुतारिफ करवा दिया, क्या समझती हैं कितना ये कारआमद साबित होगा, क्या वाकई ये वर्क करेगा? जी देखिए, जो ड्रोन्स होते हैं वो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग में इस्तेमाल तो होते हैं और बड़े बड़े हेल्पफुल होते हैं। अब किस हद तक इसमें कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मॉडल से भी कनेक्टेड होते हैं। मॉडल्स वो चीज़ें होती हैं जो आप डेटा की बेस पर मॉनिटरिंग आपके ड्रोन्स करते हैं और आपके बैक एंड पे मशीन पे, आपके जो कंप्यूटर्स पे जो कंट्रोल रूम होता है उसमें आपके मॉडल्स रन हो रहे होते हैं और वहाँ पर उसके मुताबिक आपको बता रहे होते हैं कि एयर क्वालिटी की क्या सूरत हाल है, यानी कि पोल्यूटेंट्स उसमें कौन कौन से हैं। तो अगर इस तरह का तो ड्रोन्स में उनने सिस्टम मुतारिफ कराया तो फिर तो वाकई बड़ा फ़ायदा मंद है। लेकिन मुझे एग्जैक्टली उनकी डिटेल्स नहीं पता कि वो ड्रोन से सिर्फ धुआं निकलता हुआ देख के अपनी टीम को वहाँ पे भेज के मॉनिटरिंग करवाएंगे या वो मॉडल्स के साथ कैलिब्रेटेड भी है या रियल टाइम डेटा भी उससे हासिल किया जा सकता है। नहीं, ये तो EPA शायद इससे बेहतर बना सकता है, लेकिन डेफिनेटली ड्रोन्स जो हैं वो आपके एयर क्वालिटी को कंट्रोल करने में, खासतौर पर मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में तो मैं नहीं कहूँगी, जो आपकी एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने में, लॉज इम्प्लीमेंट करने में बड़ा हेल्पफुल है। लेकिन इन द लॉन्ग रन स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकता है नहीं, वो तो इक़दामात से होगा, वो सिर्फ ड्रोन से तो आपका मसला ही हल नहीं होने वाला है। मरियम, अक्टूबर के वक्त से लेकर हमने देखा है कि शदीद स्मोग होती है जो ज़ाहिर है जानलेवा भी कई बार साबित हो जाती है। तो ये सैटेलाइट सिस्टम स्मोग के तदारुक के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है? जी, जैसा कि मैंने बताया कि जो ड्रोन्स होते हैं वो आपकी मॉनिटरिंग में तो हेल्पफुल होते हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं है कि जो EPA पाकिस्तान में इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है क्या वो रियल टाइम डेटा उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है, लेकिन चाहे बेशक वो धुआं कितना एक इंडस्ट्री से निकल रहा है उसको देख के अपनी टीम को भिजवा के टेस्टिंग कर रहे हैं या कैलिब्रेटेड मॉडल उसके साथ अटैच्ड हैं, डेटा तो उसे मॉनिटर हो सकता है और शायद इंडस्ट्री को आप अकाउंटेबल कर सकते हैं। बट इन द लॉन्ग रन आपको इक़दामात करने की ज़रूरत है, जिसमें जैसा कि आपके जो मेजर फैक्टर्स हैं आपके लाहौर में स्मॉग के, वो आपके होते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, उसके लिए आप क्या इक़दामात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आपका इंडस्ट्री आता है, उसके लिए आप क्या इक़दामात रोकथाम के लिए कर रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में क्लीन टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह जो आपका वेस्ट बर्निंग के इशू हैं, जो आपका डोमेस्टिक वेस्ट जो लोग घरों में प्रोड्यूस करते हैं, उसको ठिकाने लगाने का क्या निज़ाम है। ये सारे ऐसे इक़दामात हैं जिससे आपको फ़ायदा होगा। डेटा तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास इनफ डेटा है कि हम बता सकें कि अच्छा जी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, स्मॉग का इशू है। लेकिन गवर्नेंस में कह सकती हूँ कि गवर्नेंस का मैकेनिज्म इन ड्रोन्स की वजह से बेहतर शायद हो जाए कि इंडस्ट्रीज को अकाउंटेबल कर सकें कि वो कितना जो है वो इखराज कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मरियम, हुकाम के मुताबिक हर जिला स्मॉग की मॉनिटरिंग खुद करेगा, ये भी कहा गया है। इब्तदाई तौर पर ये सिस्टम गुजरावाला से शुरू होगा, लाहौर, कसोर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और फैसलाबाद में भी जल्द शुरू किया जाएगा। अगर ये सिस्टम इतना ही मौसर है तो फिर ये साल के आगाज में क्यों नहीं शुरू किया गया, अभी क्यों शुरू किया जा रहा है? जी, मेरा ख्याल है कि सारी जो हमारी हुकूमतें होती हैं माशाल्लाह पाकिस्तान में, उनमें मेजॉरिटी जितनी भी गवर्नमेंट्स रही हैं उनका क्लाइमेट चेंज या एयर पोल्यूशन से रिलेटेड इश्यूज उनका कभी भी कंसर्न नहीं रहा है। उनका इकोनॉमिक कंसर्न होता है या क्राइसिस है या इकोनॉमी कैसी है, या फिर आपका जो है वो पॉलिटिकल कंसर्न होता है कि पॉलिटिकल चेंजेस क्या हो रहे हैं, उनको हम फॉलो करें। हालांकि इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो आपके स्ट्रॉन्गली लिंक्ड है। आपके ये जो स्मॉग का इशू है, इससे आप देखें कि आपकी जो फ्लाइट्स हैं वो मुतासर होती हैं, रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, आपको बिजनेसेस जो खासतौर पर जो स्टॉल्स वगैरह फूड के, बारबेक्यूज के, जैसे लाहौर में गुज़श्ता 4 सालों में हम देखते रहे कि उन पर पाबंदी आयद करते हैं, फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ता है, आपके जो भट्टे चल रहे होते हैं उनको बंद करना पड़ता है। तो इकोनॉमी तो आपकी बड़ी स्ट्रॉन्गली मुतासर होती है। तो मैं ये कहूँगी कि ज़्यादातर आपका पॉलिटिकल लैक ऑफ पॉलिटिकल विल जो है, सियासतदान की प्रायोरिटी नहीं है ये इस तरह के इश्यूज, इसी वजह से आप
को स्मॉग का हर साल हम यही बैठे डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरह इम्प्रूव करें। मरीम, लाहौर और कराची दोनों शहर जो हैं ये 3 माह आलूदगी की अगर हम बात करते हैं रेटिंग में टॉप रहते हैं इस पे, और सिंध में ख़ास तौर पर कराची में जो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए ये जदीद निज़ाम है, ये कितना ज़रूरी है? देखिए, एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास डेटा होगा तो आप एक्शन ले सकेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डेटा तो आपके पास इनफ है, आपके पास एविडेंस है, आपको पता है कि ये स्मॉग का इशू है, चाहे वो कराची में है, चाहे वो लाहौर में है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स मज़ीद जो है वो आपके इन ड्रोन्स के ऊपर करने के बजाय बेहतर ये है कि आप इक़दाम वो करें जिससे आपको फ़ायदा होगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आपको गाड़ियों की इंस्पेक्शन की ज़रूरत है, इस तरह इंडस्ट्रीज़ को आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। मॉनिटरिंग में ड्रोन्स ऑफ कोर्स आपके हेल्पफुल साबित हो सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री को क्लीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो हवा में जब मादे जाएँ तो कम जहरीले होके जाएँ। इसी तरह किसानों को जो है वो गाइडेंस देने की ज़रूरत है, और उनको सब्सिडीज़ देने की ज़रूरत है, वो किस तरह से एनवायरनमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ को ऑप्ट कर सकते हैं ताकि कम से कम जो है वो हवा में जहरीले मादे जाएँ जो कि आपका बाहर बनते हैं। ओके मरियम, आखिर में हमें ये बता दें कि तरक्की याफ्ता ममालिक की अगर हम बात करें स्मॉग और धुएं के अखराज के कंट्रोल के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं वहाँ, और कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है? जी, स्मॉग के कंट्रोल करने के लिए तो आपको देखना ये पड़ता है कि आपके मेजर कंट्रीब्यूटर क्या हैं, और उसी हिसाब से जो है वो टेक्नोलॉजीज का आपका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि जो गाड़ियों में आपका पेट्रोल इस्तेमाल होता है, जो उसमें जिस पर ये चलती हैं, उसको आपको देखने की जरूरत है कि वो क्वालिटी फ्यूल है या नहीं है, क्योंकि आपकी हवा में जहरीले मादे रिलीज होते हैं। इसी तरह आपके गाड़ी के जो इंजन है वो लेटेस्ट हैं या नहीं है, उनको मॉनिटर करने की जरूरत है। हेल्थ सर्टिफिकेट ईयरली बेसिस पे जो है वो इशू करने चाहिए। इंस्पेक्शन गाड़ियों की होनी चाहिए, जो आपकी बसेज है उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए तो जहरीले मादे आपकी हवा में खारिज ना करें। इसी तरह आपकी इंडस्ट्रीज की मॉनिटरिंग की जरूरत है, आप रेगुलर उनकी मॉनिटरिंग करें, और उनको अब तो मेरा ख्याल है कि इतने सालों से डिबेट हो रही है कि उनको किस तरह से जो है वो क्लीन टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है इंडस्ट्री में। तो मेरा ख्याल है कि उन्हें बस एक क्लियर कट डेडलाइन दे दें कि इसके बाद अगर आप करेंगे तो आप पे हैवी फाइन्स जो है वो इम्पोज किए जाएंगे। तो इंडस्ट्री को पोल्यूटेंट्स के अकॉर्डिंगली, और वो कितनी इस्तेमाल होती है कि इंडस्ट्री इकोनॉमिक आउटपुट के मुताबिक उसको क्लीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारी होती है क्लीन टेक्नोलॉजीज आपकी, आप चाइना से सीख सकते हैं, आप यूएस से सीख सकते हैं, आप बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो क्लीन टेक्नोलॉजी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसकी वजह से जहरीले मादे कम जहरीले होकर आपकी हवा में जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 100% प्योर होकर आपकी हवा में इंडस्ट्रीज जो है वो फेंकेंगी, कुछ ना कुछ तो उसका भी पोर्शन रहेगा, लेकिन कम से कम कंट्रोल्ड मैकेनिज्म एक होता है। इसी तरह आपकी वेजिटेशन कवर आप इंक्रीज करें। वेजिटेशन आपका ये करती है कि वो काइंड ऑफ कार्बन सिंक आपका होती है, वो आपके पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं। जो आप दरख्त लगाते हैं तो उनको जो इंडिजिनस दरख्त हैं, जो लोकल दरख्त हैं हर शहर में, वो लगाएं तो उससे भी काफी ज्यादा आपका फर्क पड़ेगा। ठीक है जी, बिल्कुल। माहिर माहौलियात मरियम शबीर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। स्मॉग के तदारुक के हवाले से वो हमें बता रही थी कि हम कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कर सकते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है जो हम अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रहे स्मॉग से महफूज रहने के लिए। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपको एक यंग टैलेंट से मिलवाएंगे, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाज़रीन। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बोला था कि आपको एक यंग टैलेंट से मिलवाएंगे। इससे पहले कि हम अपने गेस्ट की जानिब बढ़ें, शहर बानो, आपको आजकल कौन सी स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे आजकल, मैंने जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो वाली मुझे बड़ी डिफरेंट लगी है। अच्छा। इसको कहते हैं हॉर्स बैक आर्चरी, जिसमें आप घोड़े की पीठ पर बैठकर एक हाथ में कमान और दूसरे हाथ में तीर थाम कर ऐसे निशाना लगाते हैं। जी बिल्कुल। और वर्ल्ड चैंपियनशिप फॉर रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स जो है ये एक मुकाबला हुआ है जी, और इसमें हमारे 2 हीरोज ने मेडल जीते हैं जी। हम तो हीरोज कहेंगे, यंग पाकिस्तान के लिए नाम इसमें हम कह सकते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, या फिर वहीं पे निगाहें जहाँ पे निगाहें वहीं पे निशाना, या जहाँ पर निशाना वहीं पे निगाहें। इसमें रखना बहुत जरूरी है बैलेंस। हमारे साथ आर्चर मोहम्मद जो है वो बिल्कुल अरहम साथ मौजूद हैं, लेकिन मैं बताना ये चाह रहा था कि 2 आर्चर थे जिन्होंने इनमें मेडल लिया। एक थे जनाब आर्चर मोहम्मद असद साहब जिन्होंने सिल्वर मेडल लिया, और अरहम हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। अस्सलाम वालेकुम अरहम साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक है। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, ये बड़ा मुख्तलिफ और मुनफरिद सा खेल है, कैसे आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए? हाँ, मैं जानवरों का शौक था, घुड़सवारी में गया, इसमें घुड़सवारी सीखी, और फिर मतलब एक बिल्कुल रैंडम डिसीजन था, कभी सोचा नहीं था करूँगा ये। okay. मतलब
रैंडमली क्लब गया राइडिंग के लिए और वहाँ पे मुझे रीच आउट किया गया कि आपने इसके अंदर जाना है। तो मेरे जो ट्रेनर हैं अर्शक नहीं, वो इस टाइम पे काज़ाख्स्तान में वर्ल्ड नोमैड गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो वहाँ पे आते थे ट्रेनिंग के लिए अपने वहाँ पे, वो बहुत पहले से कर रहे हैं। तो वो करते थे तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने इस फील्ड में जाना है। तो हम बिल्कुल रैंडम डिसीजन था एकदम से, और तब से मतलब कोई 1.5-2 साल पुरानी बात है, और तब से अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और आज रशिया में टूर्नामेंट खेल के हैं। और वेरी नाइस। और हम इस चैंपियनशिप के बारे में बताइएगा। हम ये चैम्पियनशिप थी, इसमें 2 सेगमेंट्स थे मेन जो थे, वो थे एक हॉर्सबैक आर्चरी का था और एक था रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स का। रशियन ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स जो है वो नेज़ाबाजी से काफ़ी मतलब ना मिलती जुलती काफ़ी। इसके 2 सेगमेंट्स होते हैं, एक नेज़े के साथ ही होता है, उसमें भी आपने वो जैसे रिंग इन पेग होता है नेज़ाबाजी के अंदर, इसमें भी आपने रिंग भी होती है और इसमें लेकिन नीचे जो किला उठाने का जो पैग उठाने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है। नहीं, इसमें आप जो हो वो सीधा ज़मीन पे फ्लैट पड़ा होता है वो। अच्छा। तो इसमें बस ये फ़र्क है। और जिसका एक और जो ट्रेडिशनल उसमें आता है वो है कि इसके अंदर स्वॉर्ड सेगमेंट होता है। स्वॉर्ड के अंदर होता है कि बोतलें होती हैं पानी की, वो एक सर्टन हाइट की स्टैंड पे होती हैं और आपने भागते घोड़े के ऊपर बोतल को मतलब स्लाइड करना है और स्टिक्स होती हैं, स्टिक्स को काटना है आपने और उसके अंदर भी स्वॉर्ड के साथ रिंग को आपने करना है। ठीक है। और नेक्स्ट डे जो है वो हॉर्सबैक आर्चरी का था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो टीममेट हैं उन्होंने लैंस के सेगमेंट के अंदर सिल्वर मेडल अचीव किया और ओवरऑल हमने पाकिस्तान की टीम के लिए ट्रेडिशनल हॉर्स स्पोर्ट्स में और ओवरऑल टूर्नामेंट में। कौन से थे कंपेटिटर्स, किस मुल्क के लोग थे यहाँ पर? हम कुछ तकरीबन 10 ममालिक थे। अच्छा। और इसमें टर्की भी था, रशिया खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा था, काज़ाख्स्तान नहीं किर्गिस्तान था और बेलारूस और यमन और फ्रांस। कंपटीशन किससे एक्सपेक्ट कर रहे थे? हम रशिया से ही। अच्छा। रशिया क्योंकि उनकी ऑब्वियसली उनका अपना स्पोर्ट है तो उसके लिए। मैं वही कहने लगी थी कि जैसे पुराने सीजन अगर आप देखते हैं ना तो उसमें वो दिखाते हैं कि रॉयल जो फैमिलीज होती हैं वो ये वाला खेल खेल रहे होते हैं। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो यूथ है वो इसमें आ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। तो ये बताएं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स यही हैं कि इसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेके चलना है। काफ़ी अच्छा स्पोर्ट है जिन लोगों को घोड़ों का बहुत लोगों का शौक है। नेज़ाबाजी जितना पाकिस्तान में फैला हुआ है, मतलब हर जगह पे ही ना घोड़े जहाँ पे हैं वहाँ पे नेज़ाबाजी लोग कर रहे होते हैं। अच्छा, आप अपनी तरफ से गए थे या फिर आपको गवर्नमेंट या फिर पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने कोई सपोर्ट की? हम ये फेडरेशन है लेकिन अभी हम लोग अपने उस पर गए थे। फेडरेशन बन चुकी है इसकी, ये वेरीफाइड फेडरेशन है पाकिस्तान हॉर्स एंड माउंटेड आर्चरी फेडरेशन के नाम से। और हम लोग अभी अपने उस पे गए। फंड्स आपने खुद लगाए? हाँ जी हाँ। ठीक, तो ये बताएं कि अब अगर आपको देख रहे जो शौक रखते हैं घुड़सवारी का तो उनको आप क्या मैसेज देंगे? हम घुड़सवारी जो है वो ज़रूर करनी चाहिए, बहुत मज़े का मतलब शौक है। इसमें घुड़सवारी के अंदर 20 से ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। नेज़ाबाजी हो गया, हॉर्सबैक आर्चरी और बहुत अलग अलग किस्म की, मतलब आप घोड़े के ऊपर एक्रोबैटिक्स भी हो सकती हैं, आप घोड़े के ऊपर चलते घोड़े छलांग मार के वापस बैठ जाएं, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स हैं। तो आप एक सिर्फ घुड़सवारी सीखने के बाद आप ये नहीं होता कि सिर्फ घुड़सवारी ही कर रहे हैं नॉर्मल, आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे वैरायटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड में जा सकते हैं आप इसके अंदर। और ये हॉर्सबैक आर्चरी की जहाँ तक बात है, ये इतना कोई मुश्किल नहीं है अब करना, क्योंकि अब जो है ये क्लब जो है यहाँ पे मैंने सीखा है वहाँ पे इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा रहे हैं और लोग आके सीख सकते हैं ना, उनको अपना घोड़ा लेने की ज़रूरत है। क्लब के ही घोड़ों पे हम लोग सिखाएंगे वहाँ पे उन लोगों को और इंशाल्लाह वो भी ऐसी फेडरेशन के थ्रू जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अरहम, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और हमारी दुआ है जी कि आप मज़ीद आगे बढ़ें, कामयाबी के झंडे गाड़े, पाकिस्तान का नाम रोशन करें और जानवरों से मोहब्बत करते रहें और इसी तरह से हॉर्स राइडिंग भी करते रहें। पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो पाकिस्तान के हीरोज़ हैं ये, इनको सराहा करें, इनको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सपोर्ट किया करें। और ये हमारे आने वाला जो है ना यंग टैलेंट है। तो एक ब्रेक ले रहे हैं जिसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। सितारों का हाल कैसा रहेगा? तो हर कोई ये सोचता है कि हमारा आने वाला वक्त कैसा होगा, तो परेशान नहीं होना, हम जान लेते हैं कि आने वाला वक्त कैसा रहेगा जी। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, मारूफ एस्ट्रोलॉजर, टेरो कार्ड रीडर दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दाऊद जी, दाऊद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, मुझे लगता है जैसे ही आपकी संडे की छुट्टी होती है ना, बड़े एनर्जेटिक हो जाते हैं जी। मंडे के बाद तो वैसे भी एनर्जी जरा बहाल हो जाती है ना। अच्छा सर, तो मुझे तो दाऊद जी आज तो आप भी फ्रेश लग रहे हैं, आप अच्छे अच्छे फ्रेश सितारे बताएं कैसे हैं? हाँ जी बिल्कुल जी। और सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करेंगे एरीज से। एरीज बुर्ज हमल देखते हैं जी। स्टोरी ऑफ द वीक, एरीज बुर्ज हमल वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक टैरो कार्ड से, और कार्ड में दिखाता जाऊंगा।
हाँ जी, कुछ चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम है इस वीक में, रुकावटें चल रही हैं, काम रुके हुए हैं, लेकिन पैसों के इशू हैं आपके। ये नहीं कि आपके घर के मसले हैं, पैसों के इशू हैं, माली मामलात। क्लैरिटी मिल जाएगी आपको, और इस क्लैरिटी से मुतल्लिक़ आपको कोई बड़ी खबर आ सकती है। अगर आप CV जमा करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, और इर्द गिर्द के लोगों से बच के रहिएगा, चीटिंग हो सकती है, और सॉलिड फैसले करेंगे तो बुजुर्गों से मशवरा ज़रूर कीजिए। टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जी। टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो जनाब, टॉरस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों का वीक होने जा रहा है। टॉरस वालों का आपके पास ज़बरदस्त किस्म के काम, रुके हुए काम, पुराने काम होंगे। 2-3 ऑप्शन चल रही हैं और एक डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री आप विजिट भी कर सकते हैं। जिम्मेदारियों का बोझ और सेहत का ख्याल करना है, और इस वीक में वो गुस्सा को कंट्रोल रखना है। ये अजीम का है, आपको पता है? अच्छा जी, ये तो अभी आपका भी आएगा। जनरली सब पे ही आ रहा था। जेमिनाई वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जी। जेमिनाई वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। तो जेमिनाई वाले देखिए जनाब, जेमिनाई वालों का इस वीक में कुछ चीज़ों को लेकर एहतियात करनी है। बिलाशुबा आपके काम तो हो रहे हैं, और मगर उन कामों का आपको इतना फ़ायदा नहीं हो रहा। बहस तकरार से परहेज़ करना है। लड़ाई झगड़ा और गुस्सा आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। आप थोड़ा सा उदास, आपको बाहर निकलना चाहिए, सैर व तफरी करनी चाहिए। उदासी से मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये वजह है रूहानी। आपको लाजमी अपने लिए पानी के ऊपर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के पीना चाहिए, और अभी कामों में डले है, एहतियात करनी चाहिए। कैंसर वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जी। कैंसर वालों का ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा। तो कैंसर की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैंसर वाले तो इस वीक में ज़बरदस्त किस्म का काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कंटिन्यूसली काम करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक में आपके काम हो रहे हैं। और आपके पास कोई अचानक कोई दोस्त है बाप मदद कर रहा है, आपको बड़ी मदद भी मिल रही है, और पार्टनरशिप भी हो सकती है। आप किसी से पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। 2-2 काम करेंगे और बैलेंस भी करेंगे, और राब्ते बढ़ जाएंगे, कम्युनिकेशन बड़ी ज़बरदस्त, और बॉटम में कब कामयाबी की तरफ आपको ज़ाहिर लेके जा रहा है। तो ये वीक आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। अच्छा, लियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जनाब, लियो वालों का ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो लियो वाले इस वीक में क्या करने जा रहे हैं, इनके मामलात कैसे रहेंगे। तो सबसे जो ज़बरदस्त बात यह है कि कुछ चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही थी, उससे आप निकलने की कोशिश करेंगे। काफ़ी आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं इस वीक में, लेकिन आपकी जो सेहत है वो डिस्टर्ब हो रही है। सेहत से मुतल्लिक़ आपको अपना ख्याल करना चाहिए। ख़ासकर आपका जो है प्रेशर रहेगा माइंड के ऊपर, सर दर्द कर सकता है इस वीक में, उससे भी बचना है। और जो कामयाबी आए उसके डंडोरे नहीं पीटने, बल्कि कंटिन्यूसली काम करना है। और अगर आपको सफ़र आ सकता है तो वो सफ़र भी करिए। विर्गो बुर्ज सुमला तो वे देखते हैं जनाब, विर्गो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो विर्गो, हाँ जी, विर्गो वाले कहीं ना कहीं डिसहार्ड नजर आते हैं। दिल टूटा हुआ है, मगर ये बात रखिए कि आप परेशान थे पहले, उस परेशानी से निकलेंगे और कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं। अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग लाना चाहते हैं, तब्दीली आ रही है, और ये तब्दीली आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगी। और आपके वालिदैन, वालिदा या कोई अपना पुराना दोस्त आपकी मदद कर रहा है, और कामयाबियाँ आप समेट रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं अपने हालात को बेहतर करने की। बुर्ज मेज़ान वालों का, लिब्रा वालों का कैसा रहेगा ये वीक। तो लिब्रा वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो लिब्रा आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। लिब्रा द लवर्स, मोहब्बत, प्यार, और लिब्रा वालों के लिए बहुत ज़बरदस्त वीक है ये। दुनिया आपसे मोहब्बत करेगी, प्यार करेगी, आपको मोहब्बत प्यार मिलेगी, जजमेंट, प्यार, मोहब्बत, और काफ़ी चीज़ें बेहतरी, और थर्ड पार्टी सिचुएशन, प्लस ये कि किसी मामले से मुतल्लिका आप फैमिली से मुतल्लिका परेशान हैं, फैसला नहीं कर पा रहे, तो वहाँ पे आप फैसला लेने के लिए अपने घर वालों से मशवरा करें, वरना दिल टूट सकता है। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक तो देखते हैं जी। स्कॉर्पियो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। स्कॉर्पियो वाले बहुत ज़बरदस्त ये वीक गुजारने जा रहे हैं। बड़ी तब्दीली, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद स्कॉर्पियो वालों के लिए। चेंजिंग चाहते हैं, गाड़ी एहतियात से चलानी है, बड़ी तब्दीली है, और बड़ी खबरें और हैरान कुन खबरें इस वीक में मिलेंगी।
राब्ते बढ़ जाएंगे, नई शुरुआत करने जा रहे हैं और ये वीक आप लोगों का बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। Sagittarius, देखते हैं जनाब वक्त कम है, सैजिटेरियस मुकाबला सख्त है। सैजिटेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है? तो सैजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, सैजिटेरियस वाले बहुत ज़बरदस्त ये वीक गुजारने जा रहे हैं। सैजिटेरियस वाले दुनियावी और रूहानी मामलात में दोनों में मदद है। द सन का कार्ड आपको कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। Nice. बड़ा डिसीजन, बड़े फैसले और बड़ी तब्दीली। अच्छा, ये जो तब्दीली है इसके लिए आपको बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और अपने आप को लूज नहीं रखना, बल्कि एनर्जेटिक तरीके से काम करें। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की अगर स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो कैप्रिकॉर्न वाले राब्ते बढ़ जाएंगे, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, लेकिन अभी बड़ी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, रुकावटें हैं, काफ़ी काम है, उनके ऊपर तवज्जो है, नई शुरुआत हैं, लेकिन हासदीन की वजह से या आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी कामयाबी में रोड़े अटकाते हैं, बच के रहिए। एक्वेरियस बुर्ज दिलो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो एक्वेरियस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक की बात करें तो अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखें एक्वेरियस वाले। माली तंगी का सामना करना पड़ सकता है, फजूल खर्ची से बचें, क्लैरिटी मिल जाएगी, कुछ ऑप्शंस आएंगी और उन ऑप्शंस के ऊपर आप गौर करेंगे और फ़ायदा उठाएंगे। जनाब स्पाइसेस वालों के आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, तो देखते हैं जी बुर्ज हौत स्पाइसेस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। तो स्पाइसेस वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड, लॉजिकली फैसले बड़े ज़बरदस्त इस वीक को गुजारने जा रहे हैं, कामयाबी मिलेगी, हालात में बेहतरी रहेगी, पार्टनरशिप हो सकती है, बैलेंस करेंगे और काफ़ी ज़्यादा बेहतरी के साथ सफर भी पेश आ सकता है। बहुत सी चीज़ें जबरदस्त। दाऊद जी, आगे हैं आप। वक्त कम था, मुकाबला सख्त था और आपने पूरा कर दिखाया। आप मुकाबले पे पूरा उतरा। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा जब भी आप आते हैं तो हमें बताते हैं कि हमारे सितारों के हाल क्या होने वाले हैं। आपको बता दिया हमने, अब आप देख लें आपने किस तरह से इन तमाम सूरत हाल से निपटना है। आपके सितारे जाने। बिल्कुल जनाब, आप उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम का पसंद आया होगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।